इलेक्शंस इलेक्शंस इलेक्शंस। जी हाँ दोस्तों, 2024 का इलेक्शन इंडिया का सबसे हॉट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक है। सो आइए इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। अभी की मोदी सरकार का कार्यकाल 16 जून 2024 में खत्म होने वाला है, जिसका मतलब है कि अगले साल अप्रैल और मई के बीच में लोकसभा इलेक्शंस हो सकते हैं। ये इलेक्शन में दो मेजर पॉलिटिकल अलायंसेस हैं। एक तरफ है बीजेपी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ऑल्सो नोन एज एनडीए, और दूसरी तरफ है कांग्रेस लेड इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ये तो नाम बोलते बोलते ही थक गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये दोनों अलायंसेस के स्ट्रैटेजीज एकदम ही अलग होने वाले हैं। एनडीए एक 38 पार्टी अलायंस है, बट इंटरेस्टिंगली ये पूरे अलायंस में एक ही नेशनल पार्टी है, बीजेपी। उसके अलावा बाकी सारी पार्टीज रीजनल पार्टीज है, एंड कुछ पार्टीज के तो लोकल स्टेट हाउस में भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बीजेपी को बड़े ध्यान से ये सभी पार्टीज का यूज उनके लोकल लेवल पर करना पड़ेगा, जिधर उनका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है, और जितना हो सके उनका कास्ट बेस्ड वोट लेना पड़ेगा। बीजेपी को ये इलेक्शन में बेसिकली एक माइक्रो मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं INDIA के बारे में, ऑल्सो नोन एज, ना भाई नाम, मैं ये नाम वापस नहीं ले रहा। INDIA एक पॉलिटिकल अलायंस है जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है 2024 के इलेक्शन में बीजेपी गवर्नमेंट को हराना। ये अलायंस के अब तक 3 ऑफिशियल मीटिंग्स हो चुके हैं। 23 जून 2023 को बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने यह मीटिंग होस्ट की थी, जिसे 16 अपोजिशन पार्टीज ने अटेंड किया था। इसी मीटिंग में एक न्यू पॉलिटिकल अलायंस का आइडिया टेबल पर रखा गया था। यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने 17 और 18 जुलाई 2023 में सेकेंड ऑफिशियल मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया। इसी मीटिंग में अलायंस का प्रपोजल एक्सेप्ट किया और 10 और पॉलिटिकल पार्टीज ने यह अलायंस ज्वाइन किया। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये नाम भी इसी मीटिंग में फाइनलाइज हुआ। 31 अगस्त और 1 सितंबर 2023 को ये अलायंस की तीसरी मीटिंग मुंबई में उद्धव ठाकरे ने होस्ट की। ये मीटिंग में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके साथ साथ 5 और राज्यों के चीफ मिनिस्टर भी मौजूद थे। ये 2 दिनों के दौरान अलायंस ने मेजर इश्यूज जो वो 2024 इलेक्शन में फेस कर सकती थी उसे डिस्कस किया। उसके साथ साथ एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी फॉर्म की, और उसके साथ एक 3 पॉइंट रेजोल्यूशन भी पास किया टू फाइट द 2024 इंडियन जनरल इलेक्शन टुगेदर एज फार एज पॉसिबल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि पेपर पे चाहे कितनी भी अच्छी अलायंस लगे, बट रियलिटी में ये अलायंस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। Who will be the prime ministerial face of the alliance? ये क्वेश्चन सबके दिमाग में चल रहा है, बट इसका आंसर बिल्कुल सिंपल नहीं है। कांग्रेस का एक सेक्शन ऑलरेडी ही पीएम फेस पे क्लेम कर रहा है, और उनका कहना है कि क्योंकि अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उन्हें ही पीएम फेस रखने का चांस मिलना चाहिए। दूसरी तरफ काफ़ी रीजनल पार्टीज का यह मानना है कि पीएम फेस अनाउंस करने के बाद फोकस इश्यूज से उठ के एक पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। काफ़ी पॉलिटिकल एनालिस्ट का यह भी कहना है कि अगर फाइट राहुल वर्सेस मोदी पे शिफ्ट होती है, तो इससे INDIA अलायंस को काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि पीएम मोदी का फेस बीजेपी के लिए एक ऑलरेडी वेल प्रूवन फॉर्मूला है, और जो लास्ट 2 लोकसभा इलेक्शंस जिसमें राहुल वर्सेस मोदी का फाइट हुआ, उसके रिजल्ट्स हम जानते ही हैं। बट 2019 में हुए एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में 37% लोग, जो सबसे हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज थे, उनने ये कहा कि वो अपना वोट पीएम कैंडिडेट के चेहरे को देख के करते हैं। दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज जैसे आम आदमी पार्टी, JDU और TMC के सेक्शंस भी पीएम कैंडिडेट पे उनके लीडर्स का फेस क्लेम करते हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये इश्यू रिजॉल्व करना INDIA अलायंस के लिए कितना मुश्किल होगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कोई भी पार्टी या अलायंस के ऑब्जेक्टिव हाईलाइट करता है कि अगर वो अलायंस पावर में आई तो मिनिमम ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का ट्राई करेगी। INDIA अलायंस को जनता के सामने एक स्ट्रॉन्ग CPM पेश करने की ज़रूरत है, और जनता को ये बताना होगा कि भारत के बारे में उनके विचार बीजेपी गवर्नमेंट से कैसे अलग है, क्योंकि बस मोदी सरकार को क्रिटिसाइज करके कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। उसके लिए इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जैसे गंभीर समस्या का उनके पास क्या सोल्यूशन है, ये जनता को बताना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि जब सब पार्टीज को साथ में बैठकर काम करने का समय आया है, तब सब अपना अलग अलग फॉर्मूला पेश किए जा रहे हैं। कांग्रेस अपने 5 गारंटियों पे जोर दे रही है,
जबकि आम आदमी पार्टी ने भी भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अपने अलग 5 फॉर्मूला पेश किए हैं। कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पावर्स ने तो एकदम ही अलग इकोनॉमिक एजेंडा ही पेश कर दिया। अभी ये सारी पार्टीज को अपना पर्सनल गेन साइड में रख के एक रियल अलायंस जैसा काम करने की जरूरत है अगर उन्हें एनडीए को चैलेंज करना है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा भारत, ये INDIA अलायंस की टैगलाइन है। बट इससे ये किया कैसे जाएगा वही मिसिंग है। बीजेपी इसी पॉइंट का फायदा उठा रही है और अभी से एक नैरेटिव क्रिएट कर रही है कि ये सारी अपोजिशन पार्टीज खाली एंटी मोदीज्म पे साथ पे आई है और सभी का सिर्फ एक ही गोल है कि कैसे भी पावर में आए। INDIA पार्टीज के लिए अभी एक मेजर चैलेंज है कि कैसे ये नैरेटिव खत्म किया जाए और कैसे एक क्लियर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश की जाए सारी पार्टीज के बीच बूथ लेवल तक। और ये सब जल्द से जल्द करना पड़ेगा क्योंकि दिन पे दिन बीजेपी अपना मैसेज और एजेंडा क्लियर किए जा रही है कि कैसे उन्हें भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करने का है, राम मंदिर इनॉग्रेशन करना है और गरीब कल्याण की योजनाएं लानी है। जबकि INDIA अलायंस ने सिर्फ अपने इनिशियल मीटिंग्स में कहा है कि वो कैसे हेट्रेड से लड़ना चाहते हैं, क्राइम अगेंस्ट माइनॉरिटीज एंड वुमेन्स कम करना चाहते हैं और कास्ट सेंसस इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। बट इसमें से पॉलिसी मेजर्स मिसिंग है जो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जनता के लिए। सीट शेयरिंग INDIA अलायंस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ये अलायंस की सारी पार्टियां पॉलिटिकली और आइडियोलॉजिकली नेशनल लेवल पे तो साथ में है बट स्टेट लेवल पे सब एक दूसरे के राइवल्स हैं। स्पेशली जो रीजनल पार्टीज है जैसे SP, TMC और आम आदमी पार्टी, ये सभी पार्टीज के लिए नेशनल लेवल पे सीट कॉम्प्रोमाइज करना उनके स्टेट पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर सकता है। और सिंस ये सभी पार्टीज का मेन फोकस स्टेट पॉलिटिक्स है, इसके लिए कोई भी नेशनल लेवल पे सीट कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। कुल मिला के ऐसे 130 सीट्स हैं जहां अलायंस के मेंबर्स एक दूसरे से सीट्स के लिए लड़ सकते हैं। 20 सीट्स केरला में जिधर CPM और कांग्रेस आमने सामने, 21 सीट्स पंजाब और दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने, 42 सीट्स वेस्ट बंगाल में जहां TMC, कांग्रेस और CPM तीनों एक दूसरे के आमने सामने, और यूपी में 37 सीट्स और बाकी राज्यों में 15 सीट्स। नवंबर में हुए स्टेट इलेक्शंस में कांग्रेस के लिए जीतना बहुत ही जरूरी था ताकि वो अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी है ऐसा प्रोजेक्ट कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स अपने अंडर कर पाए। बट ये इलेक्शन में हुई हार के बाद सीट शेयरिंग को और भी मुश्किल बना दिया है। मौजूदा हालत देखा जाए तो बीजेपी की तरफ क्लियर एडवांटेज है 2024 के इलेक्शन के लिए और उनका सबसे बड़ा एडवांटेज है खुद PM मोदी। PM की पोस्ट पे 9 साल होने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने अपनी एक स्ट्रॉन्ग, करिस्मेटिक और एक पावरफुल लीडर की इमेज बनाए रखी है। बीजेपी ने नवंबर में हुए सभी राज्यों के इलेक्शन में PM मोदी का फेस का इस्तेमाल किया और सिर्फ एक ही नारा दिया कि मोदी की गारंटी। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव था जिससे बीजेपी को 2024 के इलेक्शन के ठीक पहले मालूम पड़ गया कि अभी भी PM मोदी का फेस कितना पावरफुल है और अभी बीजेपी 2024 के इलेक्शन कैंपेन के लिए अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी भी बना सकती है। ग्लोबल लेवल पे भी PM मोदी की पॉपुलैरिटी का इफेक्ट इंडियन वोटर्स के दिमाग में होता है क्योंकि एक आम वोटर के लिए PM का नाम होना भारत के नाम होने के बराबर होता है। ये सब देखने के बाद हम आसानी से कह सकते हैं कि PM के पोस्ट पे 9 साल रहने के बाद भी नरेंद्र मोदी ही बीजेपी के लिए सबसे बड़े एसेट है। मेड इन इंडिया एंड डिजिटल इंडिया का सक्सेस भी बीजेपी और मोदी गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। वंदे भारत एक्सप्रेस, तेजस फाइटर जेट, कोरोना वैक्सीन, RRTS ट्रेन सर्विस, मेट्रो कंस्ट्रक्शंस, आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, एयरबस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और अभी रिसेंट में कंफर्म हुए $2 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के साथ टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन बैंगलोर, और ये सभी के साथ और कई प्रोजेक्ट्स मेड इन इंडिया का सक्सेस दिखाता है। और डिटेल्स के लिए आप पॉज करके ये स्क्रीन भी पढ़ सकते हैं। डिजिटल इंडिया का सक्सेस भी हम सभी जानते हैं। अभी छोटी से छोटी दुकान वालों के पास भी UPI की सर्विस अवेलेबल होती है। अभी G20 के टाइम भी हमने कितने फॉरेन गेस्ट को UPI यूज़ करते हुए शॉक होते हुए देखा है। डिजिटल इंडिया और UPI ने इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी भी इम्प्रूव कर दी है। वो कैसे, मैं समझाता हूँ। रशिया यूक्रेन वॉर के समय एक पॉइंट पूरे दुनिया में हाईलाइट हुआ कि कैसे वेस्टर्न नेशंस स्पेशली USA अपनी पावर का यूज़ करके कोई भी दूसरे नेशन को अपना ही पैसा एक्सेस करने से रोक सकते हैं। स्विफ्ट एक टेक्नोलॉजी कम बैंकिंग सिस्टम है जिसके थ्रू दुनिया भर के सारे इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। ऐसे तो स्विफ्ट एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है
बट रशिया यूक्रेन वॉर के चालू होते ही यूएसए ने अपना पावर यूज करके रशिया को ये स्विफ्ट से निकाल दिया। इसके कारण रशिया अपने खुद के पैसे जो फॉरेन बैंक्स में रखे हुए हैं उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। बट फॉर्चुनेटली ये सिचुएशन इंडिया के साथ नहीं हो सकती। यूपीआई की टेक्नोलॉजी के कारण हम कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किसी बैंक या क्लाइंट के साथ कर सकते हैं बिना स्विफ्ट सिस्टम के यूज किए। कोई भी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ वो देश का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। कोई भी बिजनेस ऐसे देश में इन्वेस्ट नहीं करेगा जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड का ना हो। भारत अभी 6.37 मिलियन किलोमीटर के रोड कनेक्टिविटी के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड कनेक्टेड देश बन चुका है। 2021-22 में 29 किलोमीटर पर डे की स्पीड से हाईवे बन रहे हैं। यही आंकड़ा 2014-15 में सिर्फ 12 किलोमीटर पर डे पे था। अभी भारत में लगभग 1,45,000 किलोमीटर की हाईवे कनेक्टिविटी है, जो 2014 में खाली 94,000 किलोमीटर की ही थी। पिछले 9 सालों में लगभग 3.5 लाख ऑल वेदर सड़क ग्रामीण भारत में भी बन चुकी है। इसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स जैसे अटल टनल, ढोला सदिया ब्रिज और चेनाब रिवर ब्रिज, जो कोई भी वॉर सिचुएशन में हमारी सेना के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे, वो भी डेवलप्ड हुए हैं। भारतीय रेलवे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पीछे नहीं रहा। 2023-24 में भारतीय रेलवे हर दिन लगभग 19 किलोमीटर के ट्रैक बना रहा है, जो 2022-23 में सिर्फ 12 किलोमीटर पर डे पे था और 2013 में सिर्फ 1 किलोमीटर पर डे पे था। भारतीय रेलवे अभी एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बनाने में लगा हुआ है। ये कॉरिडोर बनने के बाद इंडिया की एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी और भी बढ़ जाएगी। अभी के करंट टाइम में फ्रेट ट्रेन की एवरेज स्पीड सिर्फ 42 किलोमीटर पर आवर की है, बट ये कॉरिडोर बनने के बाद यही स्पीड 89 to 99 किलोमीटर पर आवर पे हो जाएगी। 2023 में भारत में लगभग 148 एयरपोर्ट्स हैं, जो 2014 में सिर्फ 78 थे। ये सभी के साथ केरला में विजिंजाम पोर्ट का डेवलपमेंट चालू है। विजिंजाम पोर्ट इंडिया के लिए एक गेम चेंजर होने वाला है। विजिंजाम पोर्ट इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होने वाला है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स बेसिकली ऐसे पोर्ट्स होते हैं जहां छोटे छोटे शिप्स आते हैं और अपना कार्गोस बड़े शिप पे ट्रांसफर करते हैं। अभी इंडिया में एक भी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं है। ये पोर्ट बनने के बाद इंडिया ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड एक्सपोर्ट मार्केट में और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा और हर साल ये पोर्ट इंडियन गवर्नमेंट का और इंडियन ट्रेडर का लगभग 2,500 करोड़ रुपए बचाएगा। ये सभी फैक्टर्स तो बीजेपी के साथ है ही, बट इसके अलावा भी स्वच्छ भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, पीएम गरीब कल्याण योजना, उज्ज्वला योजना, राम मंदिर इनॉग्रेशन, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे भी बीजेपी के फेवर में। इसमें हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पे बीजेपी से तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भले ही बीजेपी के पास बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी पूरी तरीके से सेफ है। अपोजिशन अलायंस अगर बहुत ही स्मार्टली प्लान करती है तो वो बीजेपी के डिसएडवांटेज का बहुत फायदा उठा सकती है। जुलाई 2023 तक भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 7.95%, जिसमें अर्बन एरियाज का 7.93% है और रूरल एरियाज का थोड़ा सा कम यानी 7.44% है। हरियाणा, राजस्थान, बिहार, जम्मू कश्मीर एंड झारखंड, ये सभी राज्यों में बेरोजगारी की समस्या सबसे ज़्यादा है। चलिए आप गेस कीजिए हरियाणा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। आप और हम क्या 10%, ज़्यादा से ज़्यादा 15% यही बोलेंगे, राइट? बट दोस्तों, हरियाणा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 37.4%। जी हाँ, 37.4%। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम यूजुअली दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, बट हरियाणा में दोनों ही सरकार बीजेपी की ही है। सरकार ने भी बेरोजगारी के मुद्दे पे थोड़ा काम चालू किया है। दिसंबर 2022 में भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10.3% था, जो अभी जुलाई में आते आते 7.95% ही रहा है। नरेंद्र मोदी पिछले 9 सालों से प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे, तो ये स्वाभाविक है कि लोगों के दिलों में एंटी इंक्यूबेंसी की भावना हो सकती है। अभी ये INDIA अलायंस का काम है कि लोगों तक ये बात पहुंचाए और अगर उनमें एंटी इंक्यूबेंसी की भावना है तो उसे ऊपर लाए और बीजेपी का वोट शेयर कम करे। कई सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट नवंबर में हुए स्टेट इलेक्शंस को 2024 में होने वाले इलेक्शन का सेमीफाइनल समझ रहे थे और बीजेपी ने ये सेमीफाइनल्स जीत लिया। बीजेपी ने हिंदी हार्टलैंड में आने वाले राज्यों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत हासिल की है। सो आइए इसका इम्पैक्ट देखते हैं। अगर खाली आंकड़े देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट्स हैं,
राजस्थान में 25 सीट्स और छत्तीसगढ़ में 11 सीट्स, यानी टोटल 65 सीट्स, मतलब कुल लोकसभा सीट का 12%। ये राज्यों के स्टेट इलेक्शन के जीत के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये सभी लोकसभा सीट्स पे बीजेपी का इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा है और 2024 के चुनाव में बीजेपी को इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। 2019 के इलेक्शन में बीजेपी ने मध्य प्रदेश के 29 सीट्स में से 28 सीट्स पे जीत हासिल की थी, राजस्थान के 25 सीट्स में से 24 सीट्स पे जीत हासिल की और जो बची हुई एक सीट थी उस पे भी एनडीए मेंबर आरएलपी ने जीत हासिल की थी। गौर करने वाली बात यह है कि वो समय पे राजस्थान में कांग्रेस की स्टेट गवर्नमेंट थी और छत्तीसगढ़ में भी 11 में से 9 सीट हासिल की, जिधर भी कांग्रेस की स्टेट गवर्नमेंट थी। क्या स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट का इम्पैक्ट लोकसभा पे भी होता है? वेल, इसका कोई सही जवाब नहीं है। 2018 में हुए स्टेट इलेक्शंस में कांग्रेस ने तीनों राज्यों यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुए इलेक्शन में जीत हासिल की थी, जो 2019 के लोकसभा इलेक्शन के ठीक एक साल पहले की बात है। बट कांग्रेस पार्टी ने ये स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट्स लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट्स में कन्वर्ट नहीं कर पाई थी। बट ये केस बीजेपी के साथ मोस्टली नहीं हो सकता कि 2018 में हुए ये स्टेट इलेक्शन कांग्रेस ने अपने लोकल लीडर्स के दम पे जीता था। बट 2023 में बीजेपी ने ये तीनों राज्यों में जीत मेनली पीएम मोदी के फेस के कारण की है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह, दोनों ने ये जीत की क्रेडिट पीएम मोदी को ही दी है। वेल, 2024 के इलेक्शन जैसे जैसे पास आ रहे हैं वैसे वैसे दोनों एनडीए और आईएनडीआईए अलायंस के साथ साथ जनता का भी हार्ट रेट और एक्साइटमेंट बढ़ रहा है। मैं तो पर्सनली बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि दोनों अलायंस कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। मौजूदा हालात देखे जाए तो बीजेपी के पास क्लियर एडवांटेज है, बट ये सोच के बीजेपी आराम नहीं कर सकती क्योंकि ये भारत है, यहाँ कुछ भी कभी भी बदल सकता है। आईएनडीआईए को अगर एक्चुअल में एनडीए को चैलेंज करना है तो उन्हें अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स जल्द से जल्द खत्म करके एक एक्चुअल अलायंस जैसा काम करना पड़ेगा। आईएनडीआईए को अपना मीडिया एंड ऑनलाइन प्रेजेंस भी इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा पर्सनली बहुत बार हो चुका है कि मैंने अपने दोस्तों को पूछा कि उन्हें क्या लगता है कौन एडवांटेज में, एनडीए की आईएनडीआईए, तो उनका पहला रिप्लाई आता है कि ये आईएनडीआईए क्या है, जिसका क्लियर इंडिकेशन है कि आईएनडीआईए का एग्जिस्टेंस ज़्यादा लोगों तक पहुंचा नहीं है। दोस्तों, चाहे रिजल्ट कुछ भी है, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम वोट दूंगा और मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी वोट कीजिएगा। सो ये वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, और प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे और मेरे चैनल को बहुत हेल्प मिलेगी। तो आपसे मिलते हैं अगले कोई आने वाले वीडियो में। थैंक यू।